हेलो एवरीवन, दिस इज भवेश शर्मा और हमारे साथ हैं आज 3 जने जो कि प्रोमिसेस हम चारों मिलके पढ़ने वाले हैं। प्रोमिसेस बेसिकली पढ़ने वाले हैं, पर प्रोमिसेस से पहले हमें 2-4 चीज़ें ना समझनी होंगी। ठीक है गाइस? 2-4 चीज़ें क्या समझनी होंगी उसके बारे में बात करेंगे। पर आज जो भी हम करेंगे वो एक बहुत ही प्रीशियस चीज़ होने वाली है जो कि आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। ध्यान से समझना इस बात को, क्योंकि आज का जो कॉन्सेप्ट है जो मैं लिख के लाया हूँ वो है ये। आज हम पढ़ेंगे एडवांस जेएस। जेएस अब तक हो चुकी है, अब एडवांस जेएस की तरफ जा रहे हैं। कोल स्टैक के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले। फिर सिंगल थ्रेड के बारे में, कोल बैक हेल, प्रोमिसेस, देन कैच, प्रोमिसिंग, सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे आराम से। ठीक है? अच्छा, जितने बच्चे यहाँ पे सी और सी प्लस प्लस से आए हैं या किसी और लैंग्वेज से आए, उसमें तुमने एक चीज़ पढ़ी, कुछ टैग पढ़ी थी, कुछ टैग डीएसए वगैरह में होता है यार। अगर पढ़ी थी, हाँ बहुत ही बढ़िया। इस टैग का ना एक रूल होता है, विच इज लास्ट इन फर्स्ट आउट, ऐसा कुछ होता है ना, कि एक इसके अंदर पॉइंट होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है? तो इसी चीज को आज हम समझने वाले हैं कि कोल बैक स्टैक क्या है, कोल स्टैक क्या है बेसिकली। ध्यान से समझना इस चीज को। ठीक है? सबसे पहले आज का कोट, राइट योर ड्रीम, वी मेक इट रियल। टैग लाइन है एक स्कूल की, मैंने वहां से उठा ली है, जो समझ गए वो समझ गए। ठीक है, तो अब हम चालू करते हैं, बिल्कुल स्टार्ट। ठीक है? रो रो रखेंगे बिल्कुल। आज जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि आज से हम शुरू कर रहे हैं एडवांस जेएस। जेएस अब तक हो चुके हैं, जेएस को एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम समझ चुके हैं क्या है। एडवांस जेएस की तरफ आज हम कदम रखने वाले हैं। ठीक है? स्टार्ट करते हैं बहुत ही माइनर चीज से। मैंने यहाँ वीएस कोड खोल लिया है, मैंने यहाँ पे ऐप डॉट जेएस खाली कर दिया, सिंपल चीज। ठीक है? और इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर भी ये जितना भी कोड लिखा हुआ है ना, एक्चुअली यहाँ का कोड यहीं लिखा रहने देते हैं। मैं ना यहाँ क्या करता हूँ, लर्न में जाता हूँ। ये साइमन से एक चीज बना रहा था, मैं सोचा टास्क दूंगा इसका, बट ठीक है। लर्न के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ से ये सारी चीज़ हटा देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ H2 हेडिंग में कोडर साहब। ठीक है? एक रैंडम चीज़ मैं लिख रहा हूँ एक बार के लिए, और क्लोज ऑल कर देते हैं एक बार, क्लोज ऑल। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल खोल दो, स्टाइल डॉट ये हो गया, और फिर एफ डॉट जे एस खोल दो। एफ डॉट जे एस को यहाँ से मैं खाली कर, सिंपल। ठीक है? और एफ डॉट जे एस भी हो गया, और स्टाइल डॉट सी एस एस का मेरे को नीड नहीं है तो वो मैं नहीं ले रहा। एफ डॉट जे एस का सारा काम है, और इसको मैं यहाँ से लाइव सर्वर पर खोल रहा हूँ। ठीक है? सबसे पहले, और ये खुल चुकी है। क्या कोडर साहब लिख के आ चुका है, मैं मूव टू न्यू विंडो कर देता हूँ, डन। अब ध्यान से समझना जो चीज़ बताने वाला हूँ, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर आज से हम जेएस को एडवांस लेवल पे पढ़ रहे हैं, छोटे लेवल पे नहीं। जो चीज़ समझना है उस चीज़ को ढंग से समझने की ट्राई करनी है, बेशक 4 बार पूछ लो। और इस हवा में नहीं बोल रहा 4 बार पूछ लो, 4 बार पूछने वाला 4 ही बार पूछ लो। ठीक है? तो मेन चीज़ चालू करते हैं। मैं मेरी यहाँ देखो ऐप डॉट जेएस में आ गया। जिस भी चीज़ की कमी लगे हैंड रेज करना है और कमेंट में लिख देना है जो तुम्हारा मन हो। स्टार्ट करना। तू भाई साहब, तू इधर आ जा, तू इधर लग। ठीक है? तो आज हम कर रहे हैं, एक मान लो मैंने एक फंक्शन बनाया। ठीक है? फंक्शन का नाम है वन। वन। आज तुम्हें कुछ कंसोल के टूल भी बताऊंगा जो कि क्या रिटर्न करता है, रिटर्न करता है वन। यहाँ तक कोई दिक्कत? एक फंक्शन बना जो कि एक चीज रिटर्न करता है जो है वन। कोई दिक्कत नहीं? ओके, दिक्कत हो ना हो तो ही हैंड रेज करना, अगर दिक्कत हो तो डायरेक्ट कमेंट में लिखना। ठीक है? क्या लिखा है, हैप्पी होली। ओके, हैप्पी होली तो होल, हाँ ठीक है। अभी करंटली काम करते हैं। अगर दिक्कत ना हो तो ही हैंड रेज करना, दिक्कत हो तो डायरेक्ट कमेंट करना। ठीक है? एक फंक्शन है, अगर मैं इसको कॉल करता हूँ तो रिटर्न करता है वन। ठीक है? फंक्शन का नाम है वन। मैं एक और फंक्शन यहाँ बनाता हूँ जिसका नाम है अब टू। और ये फंक्शन क्या करता है, ये रिटर्न करता है, ये रिटर्न करता है वन प्लस वन, वन प्लस वन। यहां तक किसी को भी दिक्कत ना हो वो हाथ खड़ा कर दे। एक फंक्शन है जिसका नाम है टू, जो रिटर्न करता है फंक्शन वन की कॉल और उस फंक्शन वन की कॉल। इतना क्लियर है? चलो आगे थोड़ा सा और बात करते हैं, इतना अगर क्लियर है तो। जिसको भी मेरे भाई बहन क्लियर नहीं है प्लीज कमेंट कर देना। ये चीज नहीं समझोगे आगे नहीं बढ़ पाओगे, समझ? ठीक है? अब एक और जादू करते हैं, हम एक और जादू करते हैं, विच इज फंक्शन थ्री। फंक्शन थ्री क्या करता है, फंक्शन थ्री करता है रिटर्न टू प्लस वन। यहां तक क्लियर है? क्या बात है, क्या बात है।
जिनको नहीं है एक बार मैं ना कोल स्टैक, अभी हम ना पहला यहाँ जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो कोल स्टैक ही बता देता हूँ और ये टॉपिक भी क्लियर करा देता हूँ, ठीक है। जिसको नहीं हुआ क्लियर वो वहां से कर ले। हम क्या करते हैं, इसका जाके एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी रहे, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया, डन है। मैं टीएल ड्रॉ पे आऊंगा, बस इस स्क्रीनशॉट को समझना है और तुम समझ जाओगे जो तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ जो, ठीक है। स्टैक बेसिकली क्या होता है, स्टैक होता है एक डाटा स्ट्रक्चर जो फॉलो करता है लीफ और रूल। ये आई होप सो सबने सुना ही होगा, जिसने नहीं सुना मैंने बता दिया, ठीक है। स्टैक है एक डाटा स्ट्रक्चर जो फॉलो करता है लीफ और रूल। लीफ और रूल के अंदर क्या होता है, मान लो एक प्लेट्स का स्टैक है, स्टैक का मतलब होता है एक के ऊपर एक चीज रखी हुई। एक सिंपल लॉजिक होता है कि अगर मेरे को प्लेट उठानी है तो मैं नीचे वाली नहीं उठा रहा हूँ, मैं जो भी ऊपर रखी होगी वो उठा रहा हूँ। तो इसे हम कहते हैं लीफो। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन LIFO, फर्स्ट आउट। इसे हम कहते हैं लीफो रूल। इतना तो आई होप सो सबको क्लियर हो, है ना। देखो इस बारे में क्यों एक एक चीज पकड़ के चल रहा हूँ, क्योंकि आने वाली चीजें बहुत घुमाने वाली हैं अब तुम्हें इस क्लास की, तो प्लीज थोड़ा सा बी अलर्ट, है ना। तो अब हम यहाँ समझते हैं कॉल बैक का। यहाँ से सबसे पहले क्या हुआ, मैंने एक फंक्शन बनाया जिसको मैंने नाम दिया वन, ठीक है। मैंने नाम दिया वन। एक बार ना मैं इसमें एक फंक्शन कॉल भी कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ी चीजें और क्लियर हो जाए। मैंने यहाँ पे ना फंक्शन 3 को कॉल कर लिया, फंक्शन 3 को मैंने कॉल कर लिया, वरना कहो कॉलिंग नहीं हुई तो भाई काम तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो पता चल रहा है। अच्छा डायरेक्ट चलते हैं फंक्शन 3 पे। फंक्शन 3 क्या कर रहा है, फंक्शन 2 और फंक्शन 1 को कॉल कर रहा है। तो सबसे पहले स्टैक के अंदर क्या आएगा, सबसे पहले स्टैक के अंदर आएगा क्या चीज, फंक्शन 3, THRW। क्यों आएगा ये 3, क्योंकि सबसे पहले हमने फंक्शन 3 को यहाँ पे कॉल लगाया, यहाँ कहीं कॉल लगाया हमारे कोड में, तो फंक्शन 3 कॉल हुआ। फंक्शन 3 ने सबसे पहले जो कॉल लगाई है वो लगाई है फंक्शन 2 को। तो ये वाला पार्ट है भूल जाओ, फंक्शन 2 पे जैसे ही कॉल लगी तो वो ऊपर आ गया फंक्शन 2 के पास। तो अब इस जगह पर्टिकुलरली जगह क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 2, TWO 2, ठीक है जी। जैसे ही 2 पे हो गया, 2 ने देखा कि भाई नहीं नहीं नहीं, 2 ने ये देखा कि 1 को भी कॉल लगाई गई है। 2 क्या कह रहा है कि भाई पहले 1 को एग्जीक्यूट करके आओ। वो जाता है बेचारा 1 के पास, वो जाता किसके पास है, वो बेचारा जाता है 1 के पास। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1, 1 के पास गया, ठीक है जी। अब 1 से एग्जीक्यूट होकर उसको पता चला कि उसको एक वैल्यू मिली जिसका नाम है 1। ये वाली 1 जो वैल्यू है वो उठ के आ गई यहाँ पे, कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई ये वाली 1 वैल्यू यहाँ, ठीक है। प्लस लगाया, प्लस का साइन होगा यहाँ पे एक, ये रहा, है ना। प्लस लगाने के बाद फिर उसने देखा वापस से 1 फंक्शन एग्जीक्यूट है, वो वापस से इधर गया। तो यानी सबसे पहले क्या हुआ, 1 एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होता है, इस वाले 1 को वो डिलीट कर देता है, इस वाले पार्ट। फिर वापस से जैसे ही 1 आता है तो वापस से इस वाले पार्ट को वो ले आता है, क्योंकि यहाँ पे वापस से 1 आ गया, ठीक है। वापस से 1 आया तो वो इस वाले पार्ट को लेके आया, और लेके आने के बाद यहाँ पे 1 रख दिया, इसका भी इसको 1 मिल गया। अब 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। अब ये 2 जो है वो रिटर्न करता है इस वाले फंक्शन को, 2 को। तो ये जो है 1 तो अब हमारे यहाँ से क्लियर हो गया था, 1 को यहाँ से मैं हटा देता हूँ। अब जो 2 है, 2 को भी एक वैल्यू मिल चुकी है, उसकी वैल्यू का नाम है 2, डन है। अब इस 2 को मैंने क्या करा, इस कॉल स्टैक से हटा दिया, और ये जो वैल्यू है वो किसको दे दी, इस वाले 2 को दे दी, इस वाले 2, किस वाले 2 को दे दी, मैंने वैल्यू इस वाले 2 को दे दी कि भैया इसकी वैल्यू तो हो गई 2। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी 1 फंक्शन को कॉल करिए। तो 1 फंक्शन क्या है, 1 फंक्शन ऊपर जाएगा और 1 को कॉल करेगा, रिटर्न में लेके आएगा 1, देन वो यहाँ आएगा। और जब वो ऊपर कॉल गई थी तो क्या हुआ होगा, यहाँ पे कॉल स्टैक के अंदर 1 आया होगा। देन जैसे वैल्यू मिल गई होगी 1 की, तो कॉल स्टैक से 1 भी हट गया होगा, 3 भी हट गया होगा, कॉल स्टैक खाली हो गया होगा, और मेरे को वैल्यू कितनी मिल गई होगी, 3 मिल गई। क्या मेरी बात समझ आई, क्या बात है। इस चीज को हम ना थोड़ा सा अब प्रैक्टिकल वे में समझते हैं। प्रैक्टिकल वे में कैसे, देखो ये तो होगी हवाबाजी वाली बात, पर कई बार ना तुम फंसोगे, कहाँ फंसोगे, ऐसी जगह पे जहाँ पे तुम्हें समझ नहीं आ रहा कौन सी फंक्शन क्या कॉल हो रही है, और कॉल होने के बाद वो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, उसके बाद क्या एग्जीक्यूट हो रहा है। दिमाग लगाते लगाते दिमाग कम पड़ जाता है, इतनी ज्यादा फंक्शन कॉल होती है, इतनी ज्यादा नेस्टिंग होती है एक फंक्शन के अंदर। ये रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूँ, खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि इतनी बार फंसोगे ना दिक्कत आएगी। तो करना क्या है, करना सिंपल सी चीज है, हमारे इस वाले कोड पे आ जाए, मतलब इसको रन करना है और यहाँ आ जाना है। अपना इंस्पेक्ट मोड खोलना है। अब इंस्पेक्ट मोड में ना दो चीजें हैं, ध्यान से देखना। मैं जाऊंगा सबसे पहले सोर्सेज पे,
मैं कहाँ गया, सोर्सेज पे मैं गया, मैंने इस लाइन नंबर 13, ये लाइन नंबर 13 दिख रही है, ये यहाँ लिखा है 3, देख रहे हो 3 लिखा हुआ है, इसके ऊपर ये लाइन नंबर 13 में मैं यहाँ क्लिक कर दूं, मैंने यहाँ क्या करा, क्लिक कर दिया। ध्यान से देखना, अभी चीजें समझ आएंगी। आई होप सो। कोई आया है क्या, कमेंट वगैरह हो या कुछ भी हो तो 2-3 बार हैंड रेज कर देना, समझ आ जाएगी। मैं वापस एक बार बता देता हूँ जिसको समझ नहीं आई है। कंट्रोल शिफ्ट सी दबाना है, या फिर कंट्रोल शिफ्ट सी भी ना दबाओ तो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है। ये चीज तुम करोगे आने वाले फ्यूचर में, इस चक्कर में ही करा रहा हूँ, फालतू में कुछ भी नहीं करा रहा। तो तुम्हारे पास सोर्सेज में जाना है, तुम्हें कंसोल के जस्ट आगे होगा सोर्सेज। सोर्सेज में जाने के बाद तुम्हें यहाँ पे लाइन नंबर 13 को यहाँ सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मतलब जिस जहाँ पे तुम्हारा मेन फंक्शन कॉल हो रहा है, मेरा मेन फंक्शन लाइन नंबर 13 पे था, तुम किसी और को भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बट मैंने यहाँ पे लाइन नंबर 13 को सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैंने सिलेक्ट कर लिया ना, तो यहाँ पे अब मेरे पास ना 2-4 चीजें आ रही होंगी। पहली चीज है कोल स्टैक। कोल स्टैक अभी हम देख रहे थे, कोल स्टैक क्या है, क्यों है। ठीक है, जैसे ही एक सेकंड में इसको नीचे कर देता हूँ और थोड़ा इस चीज को समझा रहा हूँ। लाइन नंबर 13 पे थे हम, app.js की, और डीबगिंग का ये कुछ खुल के आ चुका है, इसके बारे में हम बात करेंगे ये क्या है, बट अभी हम समझ लेते हैं। यहाँ पे ग्लोबल, एक ही वेरिएबल है इसके अंदर ग्लोबल, और ग्लोबल के अंदर है विंडो ऑब्जेक्ट, विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर हम बात कर चुके हैं। app.js के अंदर ये कुछ आ रहा है, 3 करके कोई फंक्शन है, वो एग्जीक्यूट हो रहा है करंटली। और कोल्ड स्टैक अभी एनोनिमस है, उसको पता नहीं कोल्ड स्टैक में क्या है। कोल्ड स्टैक में एक बार यहाँ पे बना रखे मैंने ये। ठीक है, ये एक बटन दिख रहा है तुम्हें, दिख रहा है, स्टेप इनटू नेक्स्ट फंक्शन कॉल, दिख रहा है, ये दिख रहा है। इस चीज के साथ बस तुम्हें खेलना है। मैं इसका थोड़ा साइज छोटा कर देता हूँ ताकि ऊपर वाली स्क्रीन भी तुम्हें सही से दिख रही हो। ठीक है, मैं दोनों चीजें साथ लेके चलना चाह रहा हूँ। कॉल ये तुम्हें दिख रहा है। अब जैसे ही मैं यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, ध्यान से देखना, 3 पे अभी 3 पे थे हम, नेक्स्ट पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो क्या हो गया, ये कहीं और लेके आ गया मैं। और जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊंगा, स्टेप आउट टू द करंट फंक्शन, तो वो बाहर आ जाएगा उस फंक्शन से। मेरी बात समझे, नहीं समझे तो मैं वापस से बताता हूँ। ये फंक्शन कॉल था, मैं एक बार इससे हटा रहा हूँ। स्टैक के अंदर अभी कुछ भी नहीं है, रिफ्रेश और कर देता हूँ भाई, जिस बंदे को समझ नहीं है एक साथ क्लियर करेंगे। कॉल स्टैक नाम से एक चीज है, कॉल स्टैक नाम से चीज है, वहां जाके 13 को जो मेन है तुम्हारा उसको प्रेस करना है, वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ब्रेक पॉइंट कहते हैं इसको, इस चीज को कहते हैं ब्रेक पॉइंट। लिख देता हूँ ब्रेक पॉइंट। ब्रेक पॉइंट क्या होता है, ऐसी चीजें जहां मेरे को पता करना है कि इस लाइन के बाद मेरा जो कंट्रोल है वो किस लाइन पे गया, फिर उसके बाद क्या एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद क्या एग्जीक्यूट हुआ, उसको हम कहते हैं बेसिकली हमारा ब्रेक पॉइंट। ठीक है, मैंने 13 में ब्रेक पॉइंट लगाया, और 13 में ब्रेक पॉइंट लगाने के बाद मैंने क्या करा, इसको जाके मैं देख सकता हूँ कि 13 में ब्रेक पॉइंट है, डन है। जैसे ही मैंने देखा, मैंने इसको स्टार्ट करा, ये 13 का ब्रेक पॉइंट जो है वो स्टार्ट कर दो। डीबगर अभी पोज हो चुका है, मैंने इसको स्टार्ट कर दिया। अब देखो जैसे ही 13 से कॉल लगी, वो कहाँ जाएगी, अब तुम्हें पता है नॉर्मल कॉल कहाँ जाएगी, ये जाएगी 2 के पास। यहाँ फंक्शन 2 को कॉल कर रखा है, हाँ या ना, कॉल कर रखा है। तो बेसिकली वहाँ जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो वो बेसिकली कॉल स्टैक के अंदर वो 2 फंक्शन को डाल देगी, फिर वो 1 को डाल देगी, फिर वो इसके आगे आगे करती रहेगी। क्या मेरी बात समझे, इस कॉल स्टैक का हम बहुत ज्यादा आगे यूज करने वाले। कॉल स्टैक को मैंने विजुअली रिप्रेजेंट करके दिखा दिया, यहाँ पे रिप्रेजेंट करके और दिखाऊंगा जब टाइम आएगा, अभी टाइम नहीं है। डोम के ब्रेक पॉइंट, ये रहे ब्रेक पॉइंट, अभी कोई ब्रेक पॉइंट नहीं, इन सब के बारे में पढ़ रहे होंगे डिटेल में। मैंने एक सस्ता सा तुम्हें ओवरव्यू दे दिया कि ये भी तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है, app3.js है, इसके अंदर 3 नाम से एक फंक्शन है। इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, इसके बाद हमने एक ब्रेक पॉइंट मान लो यहाँ लगा दिया, एक ब्रेक पॉइंट मान लो यहाँ लगा दिया, तो हमने ऐसे ऐसे ब्रेक पॉइंट लगा दिए कुछ कुछ। ठीक है, तो हमने ब्रेक पॉइंट लगा दिए हैं, तो सिंपल चीज है, उसके बाद हम एक एक करके इनके ऊपर जा रहे होंगे, ट्रेवर्स कर रहे होंगे बेसिकली। इनके सारे के सारे वेरिएबल के स्कोप यहाँ आ रहे होंगे, इनकी वॉच टाइम जो होगा वो यहाँ आ रहा होगा। एक एक करके सारी चीजें हम पढ़ेंगे, बट अभी हमने समझ लिया कोल स्टैक क्या होता है। किसी को कोल स्टैक के अंदर दिक्कत है तो मेरे को बता दो, किसी को कोल स्टैक में सबको क्लियर है कोल स्टैक क्या होता है। एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करता है, उसकी कॉलिंग स्टेटमेंट एक स्टैक में जाकर स्टोर हो जाती है कि इस फंक्शन ने इसको कॉल किया। ऐसे ऐसे करके स्टैक बढ़ता जाता है, लास्ट वाला जो फंक्शन होगा वो कुछ रिटर्न करेगा तो उसकी कॉल स्टैक हटती जाएगी और वो खाली होता जाएगा, एक रियल आंसर हमें मिल जाएगा। सिंपल इज दैट, कॉल स्टैक हमारा यहाँ पे खत्म होता है। इस चीज को हम समझ रहे होंगे जब हम हमारे प्रोमिसेस के ऊपर बात करेंगे, सोर्स में जाके ब्रेक पॉइंट क्या होते हैं, ब्रेक पॉइंट इतने सारे क्यों लगाए, क्या करा, सब चीज हम जान रहे होंगे। ठीक है, अभी अभी के लिए रुक जाओ, जो चीज अभी मेन है मैं उसी पे स्टिक रहूंगा।
सेकंड चीज चलता है, कॉल बैक हो गया, विजुअलाइजेशन हमने कर लिया कॉल बैक का। जेएस इज ए सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज। सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज का मतलब क्या है, ध्यान समझना। जेएस जो है, जावास्क्रिप्ट जो है, वो एक टाइम पे एक ही काम करती है। थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में लेके जाऊंगा, क्योंकि जब तक ये नहीं समझोगे आगे की चीज समझ नहीं आएगी, इस चक्कर में थोड़ा सा थ्योरी खींच रहा हूँ। ठीक है। सिंगल थ्रेडेड का क्या मतलब है, जेएस जो है एक टाइम पे एक ही काम करती है। अब थोड़ा सा इसको और समझते हैं, क्या समझते हैं, कोड से समझेंगे। इस सारे कोड को मैं यहाँ से कमेंट आउट करूँ। ठीक है। मैं यहाँ पे एक नया लाइन ऑफ कोड लिखने का ट्राई करूंगा, और वो नया लाइन ऑफ कोड क्या है, ध्यान से देखना। मैंने कहा भैया कंसोल डॉट लॉग, और मैंने प्रिंट कर दिया कोडर साहब। ठीक है जी। फिर मैंने क्या किया, एक लगाया सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट हम पढ़ चुके हैं, सेट टाइम आउट क्या लेता है, एक लेता है कॉल बैक या फंक्शन। मैंने यहाँ पे एक एरो फंक्शन पास कर दिया है, और उसके अंदर मैंने वापस से कंसोल डॉट लॉग लिख दिया है, और उसके अंदर लिख दिया है भव्य शर्मा। कैसे हो आप, कैसे हो आप, ऐसे करके कुछ लाइन लिख दी है एक रैंडम सी। और उसके बाद इसके अंदर मैंने डिले दे दिया है 3 सेकंड का। 3 सेकंड को बेसिकली 3000 लिखा जाता है, मिली सेकंड में काउंट करता है। ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे वापस लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और उसके अंदर लिख देता हूँ हाय देयर। हाय देयर ही लिखते हैं, बस काम खत्म करते हैं, हाय देयर लिखते हैं। ठीक है। अगर मैं इसको जाके यहाँ पे रन कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट सी, ठीक है, कंसोल पे जाता हूँ, तुम्हें यहाँ पे एक चीज नोटिस करनी है। पहले तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। जैसे ही मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो सबसे पहले क्या चीज आती है, सबसे बाद में क्या चीज आती है, वो हमें नोटिस करनी है। हाँ, मैं एक बार सोर्स से सारे ब्रेक पॉइंट हटा देता हूँ, वरना ये दिक्कत करेंगे बाद में। ठीक है। जितने ब्रेक पॉइंट थे मैं सारे के सारे हटा रहा हूँ भाई, ये बड़ी दिक्कत करते हैं। ठीक है। कंसोल, रिफ्रेश, सबसे पहले आया कोडर साहब, फिर आया हाय देयर, और उसके 3 सेकंड के बाद आया भव्य शर्मा आप कैसे हो। मेरी बात समझना भी क्या हुआ। सबसे पहले आया कोडर साहब। कोडर साहब क्यों आया, क्योंकि वहां पे ये टॉप पे लिखा हुआ था। उसके बाद इस काम को उसने क्या करा, होल्ड पे रख दिया, ये बैकएंड में चल रहा है। बट भव्य भाई, अभी तुमने बताया कि जेएस जो है एक टाइम पे, जेएस जो है वो एक टाइम पे एक ही काम करती है, ये जेएस है। ये जेएस है, ये जेएस का धागा है, थ्रेड है। थ्रेड का मतलब धागा होता है ना। जेएस को अगर मैंने कह दिया कंसोल करो, कंसोल करो, तो वो और कोई दूसरा ना कंसोल कर रही होगी, और ना ही कोई सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, कुछ भी नहीं कर रही होगी। एक टाइम पे वो एक ही काम करेगी। तो भव्य भाई, ये तो तुम झूठ कह रहे हो कि भाई पहले ये प्रिंट हो गया, चलो मान लिया। ये देख के उसने वेट भी तो किया होगा, मतलब 3 सेकंड कहीं ना कहीं बैकएंड में चल तो रहे होंगे, और ये 3 सेकंड जैसे ही चल रहे होंगे, उसके बाद क्या हुआ होगा, ये भी इसने प्रिंट कराया होगा। मतलब यहाँ ये रुका तो है नहीं, यहाँ ये रुका तो है ही नहीं, ये इसने बैकएंड में डाल दिया होगा। नहीं। अगर मैं एक और ऐसी ही सेम चीज प्रिंट करवाता हूँ, देखो ध्यान से देखना अभी। भविष्य शर्मा आप कैसे हो, और 3 सेकंड के बाद ही मैं लिखना चाहता हूँ अंशु जी आप कैसे हो। थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, आई नो दैट, बट ध्यान समझना, पहले ये दो चीजें आ चुकी, 3 सेकंड के बाद वो दोनों चीजें तो आई। पहले भव्य शर्मा आया, फिर अंशु जी आया। थोड़ा सा हल्का सा गैप देखना, हल्का सा गैप देखना। पहले भव्य आया, फिर अंशु जी आया। ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ये सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, तो ये सारी चीजें एक साथ कैसे एग्जीक्यूट कर रही है, दोनों कंसोल डॉट लोग एक साथ आ रहे हैं, इसमें भी कोई ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है, एक एक सेकंड में वो सब आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है। सिंगल थ्रेड का मतलब तो ये होता है कि एक काम को एक ही टाइम पे एग्जीक्यूट किया जाए। एक काम है, उसको एक टाइम पे एग्जीक्यूट किया जाए, बाकी जितने भी काम है वो सारे होल्ड पे जाएंगे, होल्ड पे। तो बेसिकली ये जो सेट टाइम आउट फंक्शन है, थोड़ा सा थ्योरी में जाऊंगा, मैं पहले बता रहा हूँ, ये जो सेट टाइम आउट फंक्शन है, ये क्या हो रहा है, ये ब्राउजर एग्जीक्यूट कर रहा है। ये तुम्हारी विंडो है। अब मैं मान सकता हूँ तुम्हारा जो ब्राउजर है वो सी प्लस प्लस पे बना है, मान लो, एज्यूम कर लो सी प्लस प्लस पे बना है। और तुम्हारी जो जेएस है, जेएस है, मतलब वो एक ही काम एग्जीक्यूट करती है। जेएस ने एक चीज देखी, जेएस ने क्या देखा, जेएस ने एक चीज देखा कि उसके पास भाई एक बड़ी विचित्र चीज आई है, जो वो समझ नहीं पा रही वो क्या है, और उस चीज का बेसिकली नाम है सेट टाइम आउट। जो कि उसको कह रही है कि भैया आप 3 सेकंड के लिए वेट कर लो, थोड़ी देर के लिए, जब तक मैं एग्जीक्यूट नहीं हो रही। जेएस कहता है कि भाई तेरे आगे 10 और काम पड़े हैं, मैं तेरे चक्कर में रुक नहीं सकता। तो ये जो सेट टाइम आउट है ना, जेएस कहता है कि भैया ब्राउजर तू इसको एग्जीक्यूट करा। सेट टाइम आउट को अब एग्जीक्यूट कराने की जिम्मेदारी ब्राउजर की हो जाती है। हमने यहाँ दो सेट टाइम आउट लगाए थे, तो दोनों के दोनों ब्राउजर एग्जीक्यूट कराए। एग्जीक्यूट कराएगा इन द सेंस कि वो होल्ड करने के लिए डिले, ये जो 3 सेकंड का हमने यहाँ टाइम दिया था ना, टाइम 3000 जो लिखा था हमने, 3 सेकंड है बेसिकली।
तो जो 3 सेकंड का टाइम है ये ब्राउजर वेट कर रहा है, जेएस वेट नहीं कर रही। जेएस का तो सिंपल सा लॉजिक है कि भाई जहां उसको टाइम लग रहा है वो उस चीज को छोड़ के आगे की चीजें एग्जीक्यूट कराएगी, और जहां उसको टाइम लग रहा था, जैसे 3 सेकंड लग रहे थे उसको बेसिकली, तीन तीन सेकंड 3 सेकंड अब वेट कौन करेगा, ये ब्राउजर हमारे महाशय वेट करेंगे 3 सेकंड। 3 सेकंड के बाद ये जो है सेट टाइम आउट, ये कहाँ देंगे, ये देंगे फटाफट से कोल इसमें, इसके अंदर स्टैक, कोल स्टैक के अंदर। कोल स्टैक में जैसे ही आया जावास्क्रिप्ट देखेगा, अच्छा भाई सेट टाइम आउट कंप्लीट हो चुका है, आ चुका है, उसी टाइम ये इस चीज को एग्जीक्यूट कर देगा, इमीडिएटली एग्जीक्यूट करता है, ताकि हमें पता ना चले कि जावास्क्रिप्ट जो है वो सिंगल थ्रेडेड काम करती है। इतनी सारी जो मैंने रागनी गाई वो समझ आई, समझ आई। जावास्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है जो कि एक ही चीज पे एक टाइम पे एक ही काम करती है, बट हम उससे मल्टीपल काम कराना चाहते हैं। जावास्क्रिप्ट खुद भी करना चाहती है बट वो कर नहीं सकती क्योंकि वो सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है। पहली दिक्कत, इसको हमने मल्टी थ्रेडेड बना नहीं दिया है, हमने बस इसको कहा है कि तो मल्टी थ्रेडेड की तरह काम करने लग जा, सिंपल ये चीज है। ठीक है, तो सेट टाइम आउट हमने देख लिया, सिंगल थ्रेड लैंग्वेज के बारे में हमने देख लिया, टेक्स्ट टैग हमने देख लिया, कोल स्टैक हमने देख लिया। आगे चलते हैं, अब चलते हैं कॉलबैक हेल्प। कॉलबैक हेल्प बहुत ही बुरी समस्या है कॉलबैक हेल्प। इस चीज को समझने के लिए अ, देखो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, मैं कॉलबैक हेल्प का ना कोड उठाता हूँ। कॉलबैक हेल्प इन जेएस। हेल्प का मतलब क्या होता है, हेल्प का मतलब होता है नर्क। ठीक है, तो हम कॉलबैक हेल्प का एक कोड उठाने वाले हैं। एक ढंग का सा कोड ये है, कॉलबैक हेल्प का जो कोड है वो ये है, ये है, मैं इस चीज को उठाने वाला हूँ। थोड़ा समझाऊंगा, आगे तुम समझ जाओगे, इतने समझदार तुम हो। ठीक है, थोड़ा सा समझाने की नीड है, आगे तुम समझ जाओ। यहाँ कमेंट और डाल देता हूँ, कॉल बैक हेल्प। आज की क्लास ऐसी हो सकती है जो कि तुम्हें शायद थोड़ी विचित्र लगे। अब ध्यान से देखना कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, थोड़ा सा देखो। जब तक तुम गौर नहीं दोगे तब तक समझ नहीं आएंगी चीजें। ये आज की क्लास थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इस और यही बेस है। कुछ भी चीज समझ नहीं आ रही, कॉल बैक हेल्प समझ नहीं आ रहा, स्टैक समझ नहीं आ रहा, कोई भी चीज समझ नहीं आ रही, उसको 4 बार पूछना है, भाई बता इसको कंप्लीट कर। ठीक है, तुम्हारी जिम्मेदारी। यहाँ पे एक फंक्शन बना है जो कि दो चीजें ले रहा है, यूजर आईडी और यूजर। यूजर अपने आप में कॉल बैक, यूजर अपने आप में कॉल बैक। ध्यान से इसको टेल ड्रॉप हो समझते हैं, नीचे आता। एक फंक्शन बना है, एक फंक्शन बना है जो कि 2 आर्ग्यूमेंट लेता है। ध्यान से देखना, जो कि 2 आर्ग्यूमेंट लेता है, विच इज पहला तो है कुछ रैंडम, सेकंड अपने आप में खुद एक कॉल बैक, यानी एक फंक्शन है, एक फंक्शन है। कॉल बैक नहीं बोलूंगा यहाँ, फंक्शन बोलूंगा ताकि थोड़ा समझने में आसानी रहे। रियल इसको कॉल बैक बोलते हैं, फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन को पास करना एज एन आर्ग्यूमेंट कॉल बैक कहलाता है, याद रखना। एक फंक्शन है, इसके अंदर एक तो मैं दे रहा हूँ वेरिएबल, आर्ग्यूमेंट के अंदर एक तो दे रहा हूँ मैं वेरिएबल जिसका नाम है, जिसका नाम है यूजर आईडी। और इसी फंक्शन के अंदर यूजर, गेट यूजर के अंदर हम एक पूरा का पूरा फंक्शन पास कर रहे हैं, जिसके अंदर मैं एक पैरामीटर पास कर रहा हूँ छोटा सा, जो कि है यहाँ पे यूजर। यूजर, पर इस यूजर के साथ साथ जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ, गेट ऑर्डर के अंदर भी यूजर तो मिल गया मेरे को, बट यूजर के साथ एक और मेरे को फंक्शन मिल गया, यानी कि इसके साथ एक और फंक्शन मिल गया जो कि इतना बड़ा वापिस से फंक्शन है। अब इस फंक्शन के अंदर भी अभी हम रुके नहीं है, इसके अंदर ऑर्डर्स जो है हमने वापिस से कुछ ऐड ऑन किया है। तो एक तो वेरिएबल है भैया, और एक इसका पूरा पूरा कॉल बैक है, इतना बड़ा कॉल बैक इस बंदे का। फिर वापस से एक और बार कॉल बैक है, प्रोसीड वो है, और कॉल बैक वापस से। तो वापस से एक और बना लेते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा कुछ वेरिएबल है, वापस से कॉल बैक है। अच्छा भाई, ये इतने सारे कॉल बैक जो हैं ये हैंडल कैसे होते हैं, इसे कहते हैं हम बेसिकली कॉल बैक हेल्प। एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को कॉल करना, उस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन को कॉल कर देना, उस फंक्शन के भी आर्गुमेंट में एक और फंक्शन को, एक और एक और एक और एक और कितने डाल सकते हो तुम। इस चीज को कह रहे हैं हम कॉल बैक हेल्प। अच्छा, ओके, मतलब क्लियर हुआ है राजीव भाई, या कुछ पूछना है? क्लियर हुआ है क्या? आई होप सो। नहीं नहीं, एक चीज पूछनी थी। हाँ हाँ, तो कॉल बैक हेल्प का मतलब ही क्या है? मतलब जैसे कॉल बैक हेल्प के अंदर पहले एक वैल्यू आई, अब वैल्यू के अंदर एक और कॉल बैक आया, हाँ, तो उसमें
ऐसा हुआ ही क्यों, मतलब कि? अभी अभी बताता हूँ एक रियल लाइफ एग्जांपल से। 1 सेकंड म्यूट करना। एक ना रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। देख, ध्यान से इस चीज को देखना। मैं यहाँ पे एक कोड लिख रहा हूँ छोटा सा। मैं थोड़ी आज प्रिपरेशन करके आया था कि क्या कुछ बताना है। मान लो मैंने एक फंक्शन बनाया, थोड़ा सा इस पे गौर फरमाना। फंक्शन का नाम है, पहले एक फंक्शन लिख देता हूँ। फंक्शन का नाम है सेव टू डीबी। डीबी समझ गए, डाटाबेस। इसके अंदर बेसिकली एक डाटा आएगा। डाटा कुछ भी आ सकता है, तो यहाँ मैं डाटा लिख रहा हूँ। डाटा आया, ठीक है, डाटा आया। उस डाटा को मेरे को क्या कराना है, उसको मेरे को सेव कराना है, ठीक है। तो सेव कराने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, जो डाटा आया, अगर ये डाटा ओरिजिनल वैलिड डाटा है, एक एक चीज बना लेते हैं। अगर सेव, इस चीज को थोड़ा सा और क्लैरिफाई करता हूँ। मान लो तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होता है इंटरनेट स्पीड से रिलेटेड, कि अगर इंटरनेट स्पीड तुम्हारी नहीं आ रही, और जो तुम्हारा सर्वर है वो कम से कम 4 Mbps की स्पीड मांगता है, और 4 Mbps से कम की मान लो मेरे घर पे स्पीड आ रही है, तो वो डाटा जो है वो स्टोर ना हो, है ना। और तुम क्या कर रहे हो, तुम क्वेरी पे क्वेरी भेजे जा रहे हो कि स्टोर हो जा, स्टोर हो जा, स्टोर हो जा। पर तुम्हें क्या चाहिए कि पहले वाला अगर डाटा स्टोर नहीं हुआ तो दूसरा वाला भी ना हो। टीएल ड्रॉ पे चलते हैं एक बार, बस थोड़ा सा इसको समझने का ट्राई करना। तुम्हारा डाटाबेस ये है, ठीक है, तुम्हारा डाटाबेस ये है। इसके अंदर लाइन ऑफ, यहाँ लाइन लिखी हुई है कुछ कुछ। तुम्हारे पास डमी डाटा आ रहा है। डमी डाटा क्या, ओरिजिनल डाटा आ रहा है मान लो, ठीक है। एक रैंडम चीज ले रहा हूँ, एक ओरिजिनल डाटा आ रहा है। इस ओरिजिनल डाटा के अंदर ना तुम्हें एक खेल करना है। क्या, कि मान लो शुरू के अंदर जो पहला डाटा है वो है मान लो राजीव का। राजीव भाई ने कोई डाटा डाला। राजीव भाई ने डाटा डाला कि भाई मेरा नाम राजीव है, एंड मैं जो है बीसीए कर रहा हूँ, एंड मैं जो है इग्नू से बीसीए कर रहा हूँ, है ना। इग्नू से कुछ बीसीए कर रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने ये डाटा डाला। उसके बाद राजीव भाई ने ही अगला डाटा डाला, भैया मेरा नाम राजीव है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बीसीए के कौन से सेमेस्टर में हूँ। उन्होंने ये बताया कि भाई मैं बीसीए के सेकंड सेमेस्टर में हूँ, है ना। और क्या हुआ, अब मैं इग्नू मतलब अब मैं पेपर दे के आया हूँ। पेपर दे के आऊंगा मई में या जून में। जून लिख देते हैं, जून में पेपर दे के आऊंगा। तो पहली रो के अंदर मेरे को डाटा यही चाहिए कि भाई उसका नाम क्या है, वो कौन से कोर्स में है, और वो कहाँ से पढ़ाई कर रहा है। सेकंड के अंदर मेरे को वापस से डाटा चाहिए, भाई उसका नाम क्या है, वो कौन से सेमेस्टर या कौन से ईयर में है, और उसके पेपर कब होने वाले हैं। अगर डायरेक्ट ये पहले वाला डाटा नहीं आता, ये पहले वाला डाटा नहीं आता तो मेरे को इस सेकंड वाले डाटा काम भी नहीं है। क्या मेरी बात समझे, कि मेरे को पहले वाला डाटा चाहिए ही, तभी मैं सेकंड वाला डाटा इनपुट करवाऊंगा। तो उसी के लिए हम यहाँ पे कॉल बैक हेल का यूज करते हैं, कि अगर ये चीज, एक पूरा जो फंक्शन है वो जो है, कॉल बैक का हम यूज क्यों करते हैं, कि अगर एक डाटा सक्सेसफुली आ चुका है तो उसके अंदर क्या करो, अगर आ चुका है तो दूसरा डाटा को सक्सेसफुली लेके आने का ट्राई करो। अगर दूसरा भी आ चुका है तो भाई तीसरे लाने की सक्सेसफुली ट्राई करो, तीसरा आ चुका है चौथा लाने की सक्सेसफुली ट्राई करो। ऐसे ऐसे करके ट्राई करो, ताकि एक भी डाटा स्टार्टिंग से मिस ना हो। बेशक ऐसे मिस हो जाए कि स्टार्टिंग, जैसे देखो, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जो पहला वाला डाटा है वो मिस ना हो, वो मिस ना हो। बेशक जो है हमारा सेकंड वाला जो डाटा है वो मिस हो जाए, क्योंकि सेकंड वाला डाटा जो है वो फर्स्ट पे डिपेंडेंट है। वो फर्स्ट पे डिपेंडेंट है, मेरे को पहला वाला डाटा तो चाहिए। सेकंड वाला तब स्टोर करूंगा मैं जब पहले वाला डाटा आ जाएगा। इसके लिए हम यूज करते हैं बेसिकली कॉल बैक का। कॉल बैक हेल नहीं कहूंगा, कॉल बैक हेल एक प्रॉब्लम है, कॉल बैक का यूज करते हैं ताकि जो हमारा डाटा है वो आता रहे। जैसे यहाँ मैंने सेव टू डीबी बनाया था। मैंने कहा था कि लेट इंटरनेट स्पीड, INTERNET, लेट इंटरनेट स्पीड इक्वल टू मैथ डॉट रैंडम, और इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ मैथ, मैथ डॉट फ्लोर, पहले मैथ डॉट फ्लोर, ब्रैकेट लगाएंगे, फिर लिख देंगे मैथ डॉट रैंडम। मल्टीप्लाई कर दूंगा भाई को 10 से, मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 से, और प्लस कर दूंगा 1, प्लस कर दूंगा इसमें 1। मैंने 1 से लेकर 10 तक एक रैंडम नंबर जनरेट किए हैं। फिर मैं एक इफ लगा रहा हूँ, इफ के अंदर मैं लिख रहा हूँ कि अगर इंटरनेट की जो स्पीड है ना, अगर इंटरनेट की स्पीड है, अगर वो लेस देन 4 है या ग्रेटर देन 4 है, बेसिकली ग्रेटर देन 4 है ना, तो कंसोल डॉट लॉग कर दो, कंसोल डॉट लॉग कर दो कि डाटा इज प्रिंट, डाटा डाटा सबमिट सक्सेसफुली, सक्सेस SUCCESS फुल्ली, जो भी स्पेलिंग है सक्सेसफुली, ठीक है।
और वापस से अब क्या करो, वापस से इस वाले फंक्शन को सेव टू डीबी को कॉल लगाओ, सेव टू डीबी को कॉल लगाओ। अब इसके अंदर जो डाटा है अब वो मैं यहाँ दे रहा हूँ कोडर साहब, कोडर साहब। अब अगर ये वाला डाटा सेव ही नहीं हुआ, इंटरनेट की स्पीड जो है वो लेस देन 4 रही, अगर इंटरनेट की स्पीड जो है वो लेस देन 4 रही, तो भैया पहले वाला डाटा सेव नहीं होगा तो दूसरे वाला भी नहीं होगा, है ना। मैंने एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन कॉल किया है। अब मैं क्या करूंगा, अब इसी के अंदर जैसे ये सेव टू डीबी हो जाएगा, कोडर साहब वापस से कोडर साहब चलेगा, ये सेव होगा, इंटरनेट स्पीड फिर चेक होगा, और सेव टू डीबी की जगह कोडर साहब की जगह मैं कुछ और डालना चाह रहा हूँ, तो इसी के लिए मैंने यहाँ कॉल बैक हेल्प बनाया था। भैया पहले यूजर आईडी लो, यूजर आईडी और यूजर लो, और यूजर जो है अगले का आर्ग्यूमेंट दे दो, उसका ऑर्डर भी ले लो, ऑर्डर के बाद उसका प्रोसीजर भी ले लो, उसके बाद उसकी कंफर्मेशन भी ले लो, कंफर्मेशन होने के बाद लिख दो ऑर्डर प्रोसीड हो चुका है, और फिर कंफर्मेशन जो है कि हुआ है नहीं हुआ वो बता दो। तो ये बेसिकली ये कोड था कि मतलब एक एक स्टेप पे ही तो काम चलेगा। पहले यूजर आईडी होगी, यूजर आईडी फिर यूजर का नाम पता चलेगा, फिर यूजर का ऑर्डर पता चलेगा कि उसने ऑर्डर्स क्या क्या किए हैं, क्या टी शर्ट मंगाई है, क्या जींस मंगाई है, फिर उसकी प्रोसीजर पता चलेगा कि वो कैसे पेमेंट दे रहे हैं, ऑनलाइन है ऑफलाइन है क्या दे रहे हैं, फिर उसकी कंफर्मेशन पता चलेगी कंफर्मेशन है भी या नहीं है, मंगवा ही रहा है या नहीं मंगवा रहा है, डिलीवर हो चुका है या नहीं हो चुका। तो ये सारी चीजें एक के बाद एक ही तो रिपीट होंगी, इंडिपेंडेंट है पिछले वाले पे। अगर तुम थोड़ा सा भी कॉलेज वगैरह जा रहे हो, या फिर एक बात करूं मैं तो एक बहुत पॉपुलर मॉडल भी है इसके ऊपर, वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, देखो पानी कैसे बहता है, पानी कैसे बहता है, ऊपर से नीचे की तरफ पानी आता है, कभी नीचे से ऊपर की तरफ पानी नहीं जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। यानी कि हम ऊपर से डिपेंडेंट है नीचे की तरफ, है ना, डिपेंडेंट है उस चीज पे, नीचे से ऊपर पानी नहीं जाएगा कभी। मतलब ऐसा कोई वाटरफॉल नहीं है जिसका नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो जा रहा हो। ऐसे ही हमारे कॉल बैक जो है वो इसीलिए काम आते हैं। स्टार्ट अगर हमने करा है कोई एक वैल्यू लेके कि गेट आईडी मैंने वैल्यू ले ली, फिर भैया यूजर का नाम पता चलेगा, फिर मेरे को पता चलेगा कि भैया उसका ऑर्डर क्या था, फिर उसकी कंफर्मेशन पता चलेगी, करते 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 मैं डाउन पे आऊंगा। पर इस कोड को समझना, मेरी बात सुनना, इस कोड को समझना सबसे टफेस्ट काम है। क्यों? गेट यूजर के अंदर गेट ऑर्डर नाम से एक फंक्शन आ गया, गेट ऑर्डर के अंदर प्रोसेस ऑर्डर नाम से एक फंक्शन आ गया, उसके बाद सेंड ईमेल नाम से एक फंक्शन आ गया, उसके बाद 10 और फंक्शन आ जाते, कितना कॉम्प्लिकेटेड कोड हो जाता है। क्या मेरी बात समझे? कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोड हो जाता है। हाँ समझ गए, ठीक है। तो अगर इस कॉम्प्लिकेशन से बचना है, मतलब इस कॉल बैक, यूं नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ही नहीं बच सकते, बच सकते हैं पर 100% नहीं। मतलब थोड़ा कोड हम ऐसा लिख सकते हैं जिसको हम समझ सकें। ये थोड़ा समझने में मुश्किल है, जरूरी नहीं कि ये गलत है या ये चलेगा नहीं, या इससे कुछ गड़बड़ हो जाएगी भाई, एक फंक्शन के अंदर मैं दूसरा फंक्शन पास कर रहा हूँ, नहीं। सामने वाले का थोड़ा ध्यान करो। मान लो मैं सेम ऐसा कोड लिखता हूँ, और सामने मान लो गगन है, साक्षी है, फजल है, या तुम हो, है ना, या मान लो करताक्षी है, राजीव है, कोई भी है मेरे सामने, अगर मैं सेम कोड पकड़ा के दे दूंगा उसको, तो उसको समझने में टाइम लगेगा कि भाई ये जो कोड है इसके अंदर भाई ने सबसे पहले ईमेल दिया, फिर उसको एक्सेस किया, फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। टाइम को बचाने के लिए हमने एक नई टेक्निक ढूंढ ली जिसका नाम है प्रोमिस। अब यहाँ से हमारा मेन कॉन्सेप्ट चालू होता है, प्रोमिस का। देखो अगर यहाँ तक पूरी गाथा समझ आ चुकी है, थ्योरी वाली और थोड़ा प्रैक्टिकल, तो ही आगे चल रहा हूँ, वरना मैं एक बार रिपीट करवा दूंगा। ओके, क्लियर है, क्लियर है। एक बार हैंड रेज करके रखना ताकि मेरे को पता चल जाए, उसी के बाद आगे चलूंगा। ठीक है, 1 2 3 4 5, गगन भाई 6। ओके ठीक है, ठीक है, ठीक, उसके बाद आगे चलो, ठीक है। इतनी गाथा क्लियर है तो अब ये सुनो कि भाई कॉल बैक हेल्थ से बचने के लिए, इस मुश्किल सिचुएशन से बचने के लिए हमारे पास एक चीज है, प्रोमिस। प्रोमिस क्या है? प्रोमिस होता है वचन। अब भाई ये तो हिंदी ट्रांसलेशन कर दी, नहीं, थोड़ा इसको और डीप में जाता हूं। मैंने तुमको वचन दिया या प्रोमिस दिया, अगर अगर जावास्क्रिप्ट की भाषा में बात करूंगा मैं, कि मैंने तुम्हें एक प्रोमिस दिया कि मैं तुम्हें वेब डेवलपमेंट सिखा के छोड़ूंगा। इसके दो नतीजे हो सकते हैं। पहला, या तो ये पूरा हो जाएगा, दूसरा, या ये पूरा नहीं होगा। हाँ कि ना? दो ही तो हमारे पास सिचुएशन होंगी, या ये पूरा प्रॉमिस हो जाएगा या ये पूरा प्रॉमिस नहीं होगा। अगर ये पूरा प्रॉमिस हो जाता है कि मान लो मैंने भी कहा कि मैं पढ़ा के छोड़ूंगा और तुमने भी पढ़ के ही छोड़ा, तुमने कहा भाई मजा आ गया पढ़ के, उसे मैं कहूंगा रिजोल्व। इंग्लिश का वर्ड उठा रहा हूं मैं, रिजोल्व। रिजोल्व का मतलब क्या है? पूरा हो चुका जी प्रॉमिस। सेकंड जो हमारी सिचुएशन थी कि भाई पूरा प्रॉमिस नहीं हुआ, या तो मेरी कंसिस्टेंसी बीच में टूट गई, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ मैं पढ़ा नहीं पा रहा, या तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है कि तुम पढ़ नहीं पा रहे, तो मेरे पास जो है सेकंड चीज आएगी विच इज रिजेक्ट।
रिजोल्व और रिजेक्ट, दो चीजें होंगी प्रॉमिस में। अगर मैंने तुमसे कुछ वचन दिया तो या तो वो रिजोल्व होगा या वो रिजेक्ट होगा, सिंपल इज दैट। हाँ कि ना? हाँ कि ना? ओके, अब एक और चीज पे चलते हैं। प्रोमिस जो है, प्रोमिस हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट होता है। उसका डाटा टाइप क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट हम पढ़ चुके हैं, की वैल्यूज पेयर होता है। उसके अंदर दो चार चीजें आती हैं, प्रोमिस की स्टेट, प्रोमिस फुलफिल हुआ नहीं हुआ, रिजेक्ट हुआ, रिजोल्व है, पेंडिंग है, वो सारी स्टेट होती हैं। पढ़ेंगे इनके बारे में। बट अब मैं जाके प्रोमिस का यहाँ से कोड उठाने वाला हूँ। प्रोमिस इन जीएस, मैं जाके प्रोमिस उठाने वाला हूँ एमडीएन की वेबसाइट पे। एक यहाँ पे कोड ही मिल गया मेरे को। आई प्रोमिस ए रिजल्ट। प्रोमिस कोड इज अ कोड दैट कैन टेक सम टाइम। कंज्यूमिंग कोड इज अ कोड मस्ट वेट फॉर द रिजल्ट। अब ये तुम पढ़ लेना, मैं डायरेक्ट एक यहाँ से प्रोमिस उठा रहा हूँ। ये इसका बेसिकली सिंटैक्स आई थिंक। हाँ, ये बेसिकली इसका सिंटैक्स है। मेरे को यार डायरेक्ट प्रोमिस उठाना है। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। पर इसको बनाने के लिए मेरे को यार वो वाला कोड चाहिएगा। ये है ना? हाँ, ये मिला। इस चीज को मेरे को देखो ध्यान समझाना है और तुम्हें ध्यान से समझना है, वरना प्रोमिस समझ नहीं आएगी प्रोमिस क्या होता है। और प्रोमिस आगे हम बहुत यूज करने वाले हैं। अगर प्रोमिस समझना है तो 4 बार पूछना भैया, वापस से मैं कह रहा हूँ, बट प्रोमिस खत्म करके जाएंगे। एक फंक्शन बनाया माई डिस्प्लेयर नाम से, जो कि एक आर्ग्यूमेंट लेता है सम नाम का। एक फंक्शन है माई डिस्प्लेयर नाम से, जो कि एक आर्ग्यूमेंट लेता है सम नाम का। अब वो क्या कर रहा है? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, किसी एक एलिमेंट की आईडी है विच इज डेमो। मैं आईडी दे देता हूँ यहाँ पे, मैं दे रहा हूँ, ठीक है। h2 की मैं यहाँ आईडी दे रहा हूँ, h2 की आईडी मैंने दे दी विच इज डेमो, डेमो, ठीक है। उसने क्या कहा? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, हम पढ़ चुके हैं, डेमो नाम से जो भी आईडी होगी, हैश आईडी बेसिकली, या फिर डेमो ही रहने से, डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू सम, जो भी यहाँ तुम नाम दोगे वो बन जाएगा सम, ठीक है जी। अब यहाँ पे उसने बनाया लेट प्रॉमिस। ये देखो, ये इसका सिंटेक्स है। अब यहाँ से ध्यान समझना, जो चीज मैं बता रहा हूँ इस चीज को नहीं भूलना है, वरना आगे बहुत पछताने वाले हो। एक इसने वेरिएबल बनाया लेट माई प्रोमिस, इसके अंदर इसने एक चीज लिखी न्यू प्रोमिस। कभी भी हम कोई भी प्रोमिस जनरेट करते हैं, कभी हम कोई प्रोमिस बनाते हैं, तो उससे पहले हम लिखते हैं न्यू प्रोमिस। जैसे हमने न्यू प्रोमिस लिखा, यानी कि मैंने तुम्हें एक नया वादा दिया, मैंने तुमसे एक नया वादा किया, सिंपल है। जैसे मैं नया वादा किया, नए वादे के अंदर मैंने एक फंक्शन दिया। तुम फंक्शन देना चाहो ना देना चाहो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। इस फंक्शन के अंदर दो चीजें होंगी, माई रिजोल्व और माई रिजेक्ट। हम बेसिकली पढ़ रहे थे रिजोल्व और रिजेक्ट, कि अगर ये सही हो जाता है तो क्या करना है, रिजेक्ट हो जाता है तो क्या करना है। फंक्शन ओपन हुआ, देन ये फंक्शन क्लोज हो गया, ठीक है। फंक्शन ओपन हुआ और देन ये फंक्शन क्लोज हो गया। इसके बीच में क्या हुआ? एक लोकल वेरिएबल बनाया एक्स। एक्स की वैल्यू अगर हो जाती है इक्वल इक्वल टू 0, माई रिजोल्व इक्वल टू ओके, यानी रिजोल्व की वैल्यू को क्या करो? ओके करो। और एल्स माई रिजेक्ट के अंदर एरर दे दो, ठीक है। सिंपल चीज है, सिंपल चीज है। यहाँ जाएंगे, ओके तो यहाँ आ रहा है, ओके तो आ रहा है। यहाँ क्यों आ रहा है ओके? क्योंकि ना यहाँ से जो वैल्यू गई वो कहाँ गई? वो गई सम के अंदर। और सम क्या करता है? बेसिकली सम, यहाँ सम इनर एचटीएमएल को बदल के ओके कर देता है, ओके कर देता है। अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 कर दूं, अब वहां एरर आ रहा है, अब यहाँ एरर आ रहा है। और ये क्यों आ रहा है इस चीज को समझेंगे अभी, थोड़ा सा वो पेशेंस। इस वाले पार्ट को भी भूल जाओ। अगर मैं ये वाला पार्ट हटा देता हूँ तो ये काम नहीं करेगा, विच इज यहाँ कोडर सा भी लिखा है। यहाँ तक समझना है अभी हमें, पहले इस पूरे पार्ट को समझना है। ध्यान से वापस से एक बार बता रहा हूँ। एक फंक्शन है माई डिस्प्लेयर नाम से, या फिर एक काम करते हैं ना, ये सारा लिखते हैं, ये सारा लिखते हैं। लिखेंगे तो और अच्छी तरह क्लियर हो, लिखेंगे तो और अच्छी तरह क्लियर होगा, ठीक है। एक फंक्शन है, फंक्शन बनाते हैं पहले। एक फंक्शन है, फंक्शन का नाम है चेंज टेक्स्ट। चेंज टेक्स्ट नाम से एक फंक्शन बनाया है, जो क्या लेता है? बेसिकली एक चीज लेता है जिसका नाम है कुछ टेक्स्ट, सिंपल है। टेक्स्ट लेता है वो एक चीज, वो क्या करता है? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डेमो नाम की जो भी आईडी थी उसको वो सिलेक्ट करता है, ठीक है। डेमो नाम, और उसके डॉट इनर एचटीएमएल को बदल देता है, इनर एचटीएमएल को बदल के इक्वल कर देता है वो सम के। सम नहीं, बेसिकली हमारे यहाँ पे टेक्स्ट की, ये जो टेक्स्ट है इसके इक्वल कर देगा हमारे डेमो के इनर एचटीएमएल।
इतना तो देखो गाइस क्लियर हो, यहाँ तक तो क्लियर हो। अगर है तो एक बार हैंड रेज कर दो ताकि मेरे को पता चल जाए कि हाँ इतना तो क्लियर है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 वाओ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अगर इतना क्लियर है तो अब हम आगे चलते हैं। हमने ये तो कर लिया, अब लेट्स प्रोमिस वाले से स्टार्ट करते हैं। हमने क्या करा, हमने बेसिकली क्या करा, अब ये पूरा फंक्शन खत्म हो चुका है, फंक्शन का इतना ही काम था। लेट बनाया हमने कसम, लेट कसम इक्वल टू न्यू प्रोमिस, न्यू प्रोमिस। न्यू प्रोमिस के अंदर हमने एक फंक्शन पास किया, यहाँ लिखा भी है या तो रिजोल्व और रिजेक्ट डायरेक्ट पास कर सकते हो या पूरा एक फंक्शन पास कर सकते हो जिसके अंदर 2 पैरामीटर होंगे। मैं पूरा पूरा एक फंक्शन पास कर रहा हूँ, या फिर तुम डायरेक्ट कॉल बैक भी पास कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। मैं कॉल बैक ही पास कर लेता हूँ, जिसके अंदर एक होगा रिजोल्व, एक होगा रिजेक्ट। नाम कुछ भी दे सकते हो, जरूरी नहीं है रिजोल्व और रिजेक्ट पूरा ही देना है। ठीक है, एक फंक्शन बनाया जो कि रिजोल्व और रिजेक्ट 2 चीजें लेता है। इसके अंदर एक वेरिएबल बनाया कि लेट एक्स इक्वल टू 0, अगर एक्स की वैल्यू 0 है, मैंने अभी इनिशियलाइज 0 करी है, अब मैं कह रहा हूँ लेट इफ एक्स इक्वल टू 0। तो क्या करूँ, करना क्या है, मेन चीज रिजोल्व, RES रिजोल्व। ओके जी, डन है। ओके जी, रिजोल्व को बेसिकली एक वैल्यू भेज दो। ओके जी, डन है, कसम पूरी हुई, कसम पूरी हुई। ठीक है जी। एल्स अगर ये 0 नहीं है वैल्यू तो क्या होगा, रिजेक्टेड हो जाएगा ना, हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। पहले एल्स लिखेंगे, देन क्या करेंगे, REG रिजेक्टेड में जाएंगे, REG के अंदर जाके यहाँ लिख देंगे नहीं भाई, कसम तोड़ दी तुम। इतनी चीज समझ आई कि प्रोमिस क्या कर रहा है, 2 चीजें दे रहा है, रिजोल्व या रिजेक्ट। अगर वो रिजोल्व हो जाता है प्रोमिस तो भैया ये कर दो, अगर वो रिजेक्ट हो जाता है तो भैया ये कर दो। अच्छा, ये प्रोमिस रिजोल्व और रिजेक्ट होंगे कब, कब होंगे, कब होंगे, पहले अभी उस पर बात करेंगे। आई होप सो देखो फंक्शन क्लियर हो गया होगा, प्रोमिस का यहाँ तक समझ आ गया होगा कि एक प्रोमिस बनाया उसके अंदर 2 हमने आर्ग्यूमेंट लिए। रिजोल्व का मतलब होता है सही हो जाना, अगर सारी चीजें बढ़िया चल रही हैं तो ये कर दो, नहीं चल रही तो ये कर दो। हाँ के ना, इतना क्लियर है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चीज पे बात करते हैं। ये जो ये डॉट देन था ना, ये इसके ऊपर बात करते हैं, इसके ऊपर बात। ठीक है, करना क्या है ध्यान से देखना है। माई प्रोमिस छोड़ के अब मैं यहाँ लगाऊंगा कसम, कसम डॉट देन, डॉट देन और डॉट कैच, 2 फंक्शन है। अच्छा भाई, मेरे को थोड़ा इसके बारे में बताओ एक बार ना, इसको चेंज करके मैं यहाँ लिख देता हूँ चेंज टेक्स्ट, चेंज टेक्स्ट, और यहाँ पे लिख देता हूँ चेंज टेक्स्ट। ठीक है, अब ध्यान सुनना है इस चीज को। सबसे पहले हमारा जो प्रोमिस है वो या तो रिजोल्व होगा या रिजेक्ट होगा, इतना ही था। रिजोल्व हो गया यानी कि हमारा जो प्रोमिस है वो सफल रहा, रिजेक्ट का मतलब है हमारे प्रोमिस में कुछ दिक्कत आ गई। अगर वो सफल रहा, उसके लिए हम यूज करते हैं डॉट देन का, कि भैया अगर हमारा प्रोमिस जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है, सब बढ़िया चल रहा है, एक नंबर जा रहा है, बढ़िया मस्त मक्खन चीज चल रही है, तो डॉट देन के अंदर जो भी चीज लिखी हुई है उस चीज को एग्जीक्यूट करते हैं। डॉट देन के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक फंक्शन बनाया है जिसके अंदर कोई वैल्यू है, और वैल्यू क्या है, चेंज टेक्स्ट को वैल्यू दे दी है। सिंपल चीज, फंक्शन बनाया एरर, एरर के लिए हमने क्या, चेंज टेक्स्ट कर दो एरर के। क्या मेरी बात समझे, नहीं समझे तो वापस बताते हैं। ये जो वैल्यू है, वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये वाली वैल्यू है। रिस्पॉन्स ने कोई चीज रिटर्न करी है, RES के अंदर ये जो हमने चीज पास करी है ना, ये रिटर्न किसको करी गई है, इस वाले फंक्शन को, कि भैया अगर कोई वैल्यू मिलती है तुम्हें तो ये कर दो, और अगर तुम्हें कोई एरर मिलता है तो ये कर दो। जाके देखते हैं, जाके देखते हैं। ओके जी, डन है, कसम पूरी हुई, क्योंकि हमने अभी 0 एक्स की वैल्यू 0 सेट कर रखी है। एक्स की वैल्यू 1 कर दूं, 100 कर दूं, कुछ भी कर दूं, चेंज हो जाएगा नहीं भाई, कसम तोड़ दी। एक्स की वैल्यू जो थी वो 0 ही रहेगी, तभी ये काम करेगा। क्या डॉट देन समझ आया? डॉट देन होता है कि अगर तुम्हारा प्रोमिस पूरा हो चुका है, उसके बाद क्या एग्जीक्यूट कर रहे हो, वो डॉट देन में आता है। ठीक है जी, भाई एक बार रिपीट कर दो। ओके भाई, ओके। टीएल ड्रॉ पे चलते हैं। ये ऊपर ऊपर से वापस खोलना वाला पेज, ये और ऊपर करो। ये वाला जो फंक्शन, ये वाला जो हमने ऊपर फंक्शन बनाया था, मतलब ये यहाँ कैसे कॉल हो रखा है?
अच्छा अच्छा, ओके जी। ये चेंज टेक्स्ट वाला ये थोड़ा दिमाग से बाहर जा रहा है। ठीक है जी, ठीक है, बताते हैं। देखो इस फंक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या कर रहा है, चेंज टेक्स्ट क्या कर रहा है इसमें, तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं, गेट एलिमेंट बाय आईडी ले रहा है, नहीं, उसका हाँ इनर ठीक है एचटीएमएल इसमें। चेंज कर रहा है। प्रोमिस के अंदर दो चीजें होती हैं, रिजोल्व और रिजेक्ट। ठीक है, प्रोमिस जो होता है, मैंने तुम्हें कसम दी कि भैया या तो वो कसम पूरी होगी या वो टूट जाएगी। मैंने तुम्हें कसम दी कि अगर x की वैल्यू 0 है तो मैं कसम देता हूं कि वो कसम जो है वो मेरी पूरी हो जाएगी। अगर x की वैल्यू 0 नहीं है, कुछ चेंज होगी, तो मैं कहता हूं कि नहीं भाई कसम तोड़ दी तू। सिंपल है, एक वेरिएबल से मैं कुछ प्रोमिस के ऊपर काम करा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर x की वैल्यू 0 है तो रिस्पॉन्स दे दो, यानी कि सही गया, सब बढ़िया गया। और अगर x की वैल्यू 0 नहीं होती, एल्स के अंदर आओ, एल्स के अंदर ये एग्जीक्यूट करो, यानी कि रिजेक्ट कर दो चीज, रिजेक्ट करके ये वाला लाइन प्रिंट कर दो। इतनी चीज तो आई होप सो क्लियर है कि कसम क्या है, प्रोमिस क्या है, क्लियर क्या है। यहाँ यहाँ दिक्कत आ रही होगी, आई नो। अगर इतनी चीज क्लियर है, एक बार हैंड रेज कर दो ताकि मैं थोड़ा सा इस चीज को आगे ले जाऊँ। डोट देन, ठीक है, ठीक, ठीक है। अब क्या है, मैंने तुम्हें कसम दे दी, मेरे को पता चल गया कि भैया कसम या तो पूरी हो चुकी है या टूट चुकी है, एज एक वेरिएबल की हेल्प से कि x की वैल्यू क्या है, उससे मेरे को पता चल गया या तो रिजोल्व हो गया या रिजेक्ट हो गया मेरी जो प्रॉमिस थी वो। ठीक है, अब मैंने उस रिजेक्ट या रिजोल्व के बेस पे क्या करा, देखो कसम नाम के वेरिएबल के अंदर ये रिजेक्ट और रिजोल्व हुई है, मैंने अलग से कोई चीज तो करी नहीं। अगर रिस्पॉन्स आया तो वो किसके अंदर गया हो, कसम के अंदर। एक बार ना इस चीज को बंद करते हैं, देखो ध्यान से देखना, इसको मैंने अभी हटा दिया, मैं कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ, सिंपल चीज करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर मैं प्रिंट कर रहा हूँ कसम। ठीक है, और मैं यहाँ जाता हूँ, जैसे मैं कसम को प्रिंट आउट कर रहा हूँ, एक मेरे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसका नाम है प्रोमिस। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बताया था, शुरू में, प्रोमिस एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि, जैसे मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, देखो तीन चीजें बता रहा है। पहला, प्रोटोटाइप इसका क्या है, प्रोमिस, प्रोमिस की स्टेट क्या है, फुलफिल्ड हो गई है, फुलफिल्ड हो गई है। और प्रोमिस का जो रिजल्ट आया वो कहाँ से आया, रिजल्ट, रिजल्ट बेसिकली आया है मेरी रिस्पॉन्स से, आर ई एस, आर ई एस। और अगर मान लो मैंने यहाँ पे x की जगह 0 की जगह 1 दे दिया होता, अगर अब मैं मेरे यहाँ पे प्रोमिस को देखता, तो प्रोमिस क्या हो चुका है, रिजेक्ट हो चुका है, यहाँ लिखा रहा है रिजेक्टेड, यानी कि मैंने मेरा प्रोमिस तोड़ दिया है। तो यानी कि प्रोमिस की जो स्टेट है वो क्या हो चुकी है, रिजेक्ट हो चुकी है। और रिजल्ट क्या आया है, रिजल्ट फिर भी आएगा कि नहीं भाई कसम तोड़ दी तुमने, ये इसका रिजल्ट आया है। ठीक है, और ये एरर जो है वो प्रोमिस के अंदर आया कि भैया प्रोमिस जो है रिजेक्ट हो चुका है, कि नहीं भाई कसम तोड़ दी तुमने। ठीक है, टाइप इसका प्रोमिस है, अब ये रिजेक्ट हो चुका है। क्या मेरी बात समझिए कि कसम नाम का जो वेरिएबल है, ये या तो रिस्पॉन्स परफेक्ट देगा, या रिस्पॉन्स ये मेरे को नेगेटिव देगा, रिजेक्टेड में देगा। तो मैं कसम के ऊपर ना अब कोई चीज लगा सकता हूँ, वेरिएबल लगा सकता हूँ, मतलब इसको, इससे कुछ खेल सकता हूँ। इसके अंदर मेरे को पता चल जाएगा या तो ये रिस्पॉन्स आ गया या रिजेक्ट हो गया। कंसोल डॉट लॉग को हटा देते हैं अब। अगर मैं, अब देखो, अब मैंने यहाँ पे डॉट देन और कैच की बात नहीं की थी, बट मैंने यहाँ लिख रखा है क्योंकि वहाँ गिट हब उस पर लिखा हुआ है बेसिकली। एक बार मैं इसको हटा देता हूँ, इसको अभी भूल जाओ, क्योंकि अभी हम इस पे आए नहीं है कॉन्सेप्ट पे, जब इस पे आएंगे तब बात करेंगे, वो आ चुके हैं। अब हम आएंगे देन और कैच पे, इसको अब हम समझते हैं बेसिकली होता क्या है देन और कैच। मैं चलता हूँ टीएल ड्रॉ, प्रोमिस है, PROMISE, प्रोमिस। प्रोमिस ने मेरे को कहा कि भैया देखो मैं तो हो गया पूरा, ठीक है, मैं हो गया पूरा। जैसे ही अगर प्रोमिस पूरा हो गया, तो मैं इसके साथ लगा सकता हूँ डॉट देन, डॉट देन। डॉट देन का मतलब क्या होता है कि भैया अब तो पूरा हो चुका, अब इसके अंदर मैं एक फंक्शन पास करूंगा डॉट देन में, जो कि एरो फंक्शन भी हो सकता है, नॉर्मल फंक्शन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, यानी कि एक कॉल बैक पास करूंगा। इस कॉल बैक के अंदर मैं क्या कहूंगा कि भैया कंसोल डॉट लॉग कर दिया, जो भी मेरे को काम कराना है कि कंसोल डॉट लॉग, और मैंने क्या कहा, काम पूरा हुआ, काम पूरा हुआ। ठीक है, काम पूरा हुआ। बट अगर कहीं पे एरर आ जाता है, एरर के लिए मेरे पास एक चीज होती है कि अगर मान लो यही सेम चीज उठाता हूं मैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, प्रोमिस जो है अगर अधूरा रह जाता है, ADHURA, अधूरा, तो यहाँ लगता है डॉट कैच की, देन की जगह कैच, CATCH, कैच। इसके अंदर वो क्या कहता है, काम अधूरा रहा, ADHURA, अधूरा रहा। थोड़ा सा भी हम इसको समझेंगे क्या होता है। प्रोमिस अगर परफेक्टली चला गया, मतलब बढ़िया उसने सब चीज एग्जीक्यूट कर दी, तो वो जाएगा देन। अगर देन के अंदर जाने के बाद उसको पता चलता है कि भैया देन में जाने के बाद ये काम कराना है, तो काम करा देगा, सिंपल। काम यहाँ पे कोई भी डिफाइन हो सकता है,
काम क्या हो सकता है कि डाटाबेस से डाटा एंटर करके आओ या फिर कोई रैंडम काम, कुछ भी काम। मैं यहाँ कंसोल डॉट लॉग करा रहा हूँ फिलहाल। अगर कोई एरर आता है तो उसको कैच में हम एक्सेस कर सकते हैं कि भैया कैच के अंदर वो एरर आ जाएगा। अब इस चीज को थोड़ा सा VS कोड में जाकर समझते हैं। डॉट देन क्या था? डॉट देन था कि जब हमारा जो फंक्शन है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाए, उसमें कोई एरर ना आए, यानी कि वो रिजेक्ट ना हो। पर भाई ये तो तुमने रिजेक्ट वाला भी तो कर रखा है। नहीं, इसको अभी समझेंगे, समझेंगे, ठीक है? थोड़ा सा मेरे को वेट देना, समझेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, डॉट देन जो है, डॉट देन मैंने तुम्हें बताया था एक फंक्शन लेता है। वो क्या है? डॉट देन जो है एक कॉल बैक लेता है। यहाँ पे देख रहे हो, ये वाला कॉल बैक होता है, ये एरो फंक्शन। तो भाई साहब यहाँ पे ना क्या हुआ, डॉट देन के अंदर ना एक फंक्शन ये है एंड सेकंड फंक्शन ये है। क्या मेरी बात समझे? डॉट देन अपने आप में दो फंक्शन ले रहा है। एक फंक्शन ये जो कि है रिजोल्व वाला। मैंने बताया था ना प्रोमिस में दो चीजें होती हैं, रिजोल्व वाला और रिजेक्ट वाला। देन में दो चीजें हम इंक्लूड कर रहे हैं, रिजोल्व और रिजेक्ट। कैश हम यूज नहीं कर रहे। पहले फंक्शन के अंदर इसने कॉल बैक में क्या करा, ये एक वैल्यू आएगी। वैल्यू कौन सी वैल्यू होगी? जो मैं यहाँ डालूंगा रिस्पॉन्स में, क्योंकि वो रिस्पॉन्स आया है, रिजेक्ट नहीं हुआ। कसम पूरी हो गई है। कसम पूरी होने को मैं कह रहा हूँ यहाँ पे एक वैल्यू आएगी। इस वैल्यू को क्या करो, इस चीज को ना थोड़ा ढंग से वे में लिखते हैं। इसको नॉर्मल वे में बनाता हूँ सबसे पहले, ताकि चीजें समझ आए, ठीक है? एक फंक्शन ये हो गया और एक फंक्शन ये हो गया। एक सेकंड, ये हो गया। और अब मैं इसको जरा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट में मार देता हूँ। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कॉन्फ़िग कर दो, प्रीटियर को यूज कर लो या टाइपस्क्रिप्ट फीचर को यूज कर लो, किसी से भी कर दो पर होगी, ठीक है? बात क्या है? बात इतनी सी है कि अगर कसम डॉट देन, कसम अगर एग्जीक्यूट हो जाती है, या तो फुलफिल हो या रिजेक्ट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर एग्जीक्यूट हो जाती है तो पहला वाला फंक्शन यूज करो। अगर रिस्पॉन्स आता है तो, रिजेक्ट नहीं होती तो पहला वाला फंक्शन एग्जीक्यूट करो। अगर रिजेक्ट हो जाती है तो दूसरा वाला फंक्शन एग्जीक्यूट करो। करना दोनों में सेम काम है कि जो भी वैल्यू आएगी उसको क्या करो, H2 के अंदर, HTML के H2 में यहाँ जो कोडर सब लिखा है इसकी जगह जाके चेंज कर दो। वो चेंज करने का कोड लिखा होगा हमारे चेंज टेक्स्ट फंक्शन में। चेंज टेक्स्ट फंक्शन ये रहा, एलिमेंट की आईडी को गेट करो, उसके इनर HTML को चेंज करो टेक्स्ट की इक्वल। रिस्पॉन्स क्लियर हुए क्या होता है? रिस्पॉन्स क्लियर हुए क्या होता है? रिजेक्ट क्लियर हुआ क्या होता है? रिस्पॉन्स, रिजेक्ट, प्रॉमिस, थोड़ा थोड़ा एक बेसिक आइडिया तुम्हें लग गया रिस्पॉन्स रिजेक्ट क्या होता है। मैं यूं नहीं कह रहा, देखो पहली क्लास में सब आ जाएगा, किसी को भी नहीं आता। जब मैंने रिस्पॉन्स प्रॉमिस पढ़े थे मेरे को भी नहीं आता, ऑनेस्ट बात बता रहा हूँ। सीख सीख के ही आता है, ठीक है? एक बेसिक ओवरव्यू तुम पता चल गया बहुत इजीली। जब मैंने पढ़े थे ना, चाय और कोड से लेके, कोड विद हैरी से लेके, हर एक यूट्यूब चैनल, हर एक वेबसाइट पे जाके पढ़े थे। मेरे घंटा फर्क नहीं, सब कुछ समझ नहीं आता प्रॉमिस होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में समझाने की ट्राई करिए। अगर कुछ भी तुम्हें लग रहा है कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, थोड़ा सब्र करना, काम आगे दिखेगा इसका। प्रॉमिस क्या होते हैं? अब देखो, दो स्टेट तो हमने पढ़ ली हैं, दो स्टेट तो हमने पढ़ ली हैं। कौन कौन सी? एक तो रिजेक्ट और एक है, एक सेकंड में ना इस लास्ट वाला लाइन भी यहाँ से कमेंट आउट करके कंसोल डॉट लॉग करा रहा हूँ, ठीक है? कंसोल डॉट लॉग करा रहा हूँ कसम को। दो स्टेज है बेसिकली कि भैया नहीं, कसम तोड़ दी तुमने, और अगर मैं एक्स की वैल्यू जो है वो 1 दे देता हूँ, 0 दे देता हूँ, तो वहाँ आता है मेरे पास भैया फुलफिल्ड होगी। एक और होती है फुलफिल्ड, ये होगी। एक होती है रिजेक्ट, एक होती है पेंडिंग। पेंडिंग हम कब यूज करते हैं? अब हमने एक फंक्शन पढ़ा था जिसको पता है ना, हैंड रेज करते हैं ना, सेट टाइम आउट। याद है कुछ? सेट टाइम आउट बहुत ही बढ़िया। सेट टाइम आउट क्या करता है ना, कुछ डिले के बाद हमारे काम को एग्जीक्यूट कराता है। अगर मेरा दिमाग जो है थोड़ा फिरा हुआ है, मेरा है भी, ठीक है, मेरा है भी, मैं क्या कर रहा हूँ, इस प्रोमिस को ना, मेरे को इस प्रोमिस को सेट टाइम आउट के अंदर देना है। साफ बात ये। अब मेरा थोड़ा दिमाग फिर गया, मैं कह रहा हूँ भैया इस प्रोमिस को एक बार नीचे लेके जाओ, या इस प्रोमिस को पूरे को हटाओ। हटाना नहीं है मतलब बेसिकली कट कर लो, कट कट कर लो, ठीक है? और मैं क्या कहता हूँ, ये सेट टाइम आउट, और मैं इसके अंदर बेसिकली एक फंक्शन पास कर सकता हूँ। फंक्शन मैं यहाँ पास कर रहा हूँ। फंक्शन पास करने के बाद मैंने पूरा ये सारा कोड लिख दिया है कि न्यू कसम, कसम, रिजेक्ट, प्रोमिस, ये सब कोमा लगा के मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 8 सेकंड, 8 सेकंड। अब मैं कंसोल डॉट लॉग कसम को यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ, तो वो मेरे को 2 प्रिंट करके दे रहा है। क्यों प्रिंट करके दे रहा है यहाँ 2? बात करेंगे, पहले 8 सेकंड रुकते हैं। 8 सेकंड वैसे ज़्यादा टाइम है,
थोड़ा कम करता हूँ मैं, 1-2 सेकंड का करता हूँ, 1 सेकंड का। ठीक है, रिफ्रेश हुआ। 1 सेकंड के बाद यहाँ मेरे को ये इसने जो प्रिंट करके दिया है वो मेरे को 2 प्रिंट करके दिया है। गेस कर सकता है कोई क्यों उसने 2 प्रिंट करके दिया है? कसम की वैल्यू 2 क्यों आई है? हमने इसके बारे में भी एक्चुअली बात करी थी क्यों आई है। एक एक क्लास के अंदर इसके बारे में बात हुई थी। थोड़ा सा हिंट दे के देखता हूँ। तुम्हें याद है इंटरवल और सेट टाइम आउट को हमने क्लियर किया था? जिसको याद नहीं है मैं बता देता हूँ। बेसिकली ना हम सेट टाइम आउट को और सेट इंटरवल, दो होती हैं ये चीजें। इंटरवल का मतलब होता है इतने गैप के बाद इस चीज को रिपीट करो, है ना। सेट टाइम आउट का मतलब होता है कि इतने टाइम के बाद एक ही चीज को एग्जीक्यूट करनी है बस एक बार। इंटरवल का मतलब होता है इतने इतने गैप के बाद बार बार रिपीट करते जाओ। दो चीजें होती हैं। अब ये रिपीट जो हो रही है और ये टाइम आउट जो है, इन सब की कोई ना कोई एक आईडी होती है। इस सेट टाइम आउट की कोई आईडी जो है वो कसम में आ गई है बेसिकली। अगर इस प्रोमिस को मैं एक बार ना क्या करता हूँ, सेट टाइम आउट जो है इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, मतलब कसम को मैंने हटा दिया और कसम को जहाँ मैं प्रिंट करा रहा हूँ उसको मैंने हटा दिया। ठीक है, ये जो रिस्पॉन्स और रिजेक्ट है वो चल रहा है, वो चल रहा है बढ़िया। अब यहाँ कुछ प्रिंट नहीं होगा क्योंकि मैंने यहाँ कुछ प्रिंट नहीं कराया। प्रिंट भी कराते हैं, प्रिंट क्या कराएं, प्रिंट करवाते हैं, किस चीज़ को प्रिंट करवाएं, इफ एक्स की वैल्यू 0 तो कंसोल डॉट लॉग कर दो, लॉग कर दो प्रोमिस को। एक बार प्रोमिस को प्रिंट करवा के देखते हैं। तो मिस, एक बार प्रिंट करवा के देखते हैं। प्रोमिस आ गया जिसके अंदर पूरा नेटिव कोड पूरा फंक्शन आ रहा है। ठीक है, अब इस चीज को थोड़ा सा और लेके जाते हैं। मैं तुम्हें एक पेंडिंग और स्टेट दिखाता हूँ। पेंडिंग स्टेट इन प्रोमिस, ऐसी स्टेट जिसके अंदर मेरे को पता है कि भैया टाइम लग जाएगा, उसे बेसिकली मैं कह रहा हूँ पेंडिंग स्टेट। पेंडिंग स्टेट अगर मेरे को मिल गई ना जेनुअनली मजा आ जाएगा, बट मेरे को नहीं लग रहा मिल जाएगी। ये रहा, अगर मिल गई तो मजा आ जाएगा, बट मेरे हिसाब से ये चलेगा नहीं। ये वाला कोड यहाँ यहाँ तो नहीं चलेगा जहाँ तक मेरे को लग रहा है। देखते हैं, बाकी ट्राई करते हैं। तो यहाँ कोई कंसोल डॉट लॉग नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। एक बेसिकली पेंडिंग स्टेट क्या होती है मैं बेसिकली तो मैं बता चुका हूँ वैसे, तो एक बार वापस थोड़ा सा। सेट टाइम आउट क्या करता है, मान लो 10 सेकंड, ये एपीआई कॉल के अंदर हम पढ़ रहे होंगे। एपीआई कॉल मैं अभी ना थोड़ा उस फेज पे जाना नहीं चाह रहा क्योंकि एपीआई के बारे में हमने पढ़ा नहीं है। जब हम पढ़ लेंगे एपीआई के बारे में तब हमें पता चलेगा। जावास्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, एक टाइम पे वो एक ही काम करती है। तो वो बेचारे ब्राउजर को कहती है कि ब्राउजर एक काम कर, 8 सेकंड का ये टाइम है, 8 सेकंड तक ये कुछ एपीआई का काम होगा, तो ब्राउजर ये काम तू कर, वो ऐसे कहती है। और जावास्क्रिप्ट अपने आगे आगे कामों करती रहती है। जैसे ही उसकी 8 सेकंड पूरी होगी वो कहता है सुन जावास्क्रिप्ट, ब्राउजर कह रहा है जावास्क्रिप्ट से, सुन जावास्क्रिप्ट भाई ये 8 सेकंड पूरे हो चुके हैं, इसको कृपा करके एग्जीक्यूट कर दो। कॉल बैक स्टैक में जाता है और इमीडिएटली जावास्क्रिप्ट उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो तुम्हें लगता है कि जावास्क्रिप्ट मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज है, जबकि वो काम एक एक करके कर रही है। काम वो बहुत सारे मल्टीपल नहीं कर रही, काम मल्टीपल कौन कर रहा है, ब्राउजर कर रहा है। भाई एक एपीआई यहाँ से गई, एक एपीआई यहाँ से गई, सबको बुला रहा है, कुछ कर रहा है ब्राउजर, एक एक करके फुल स्टैक में डाल रहा है और जावास्क्रिप्ट से रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई एग्जीक्यूट कर दो। और जावास्क्रिप्ट इतना प्यारा अच्छा बच्चा है, एग्जीक्यूट इमीडिएटली करता है। वो बाकी सारे काम छोड़ के इसको एग्जीक्यूट करता है कि भाई हो गया तेरा टाइम, हो गया तेरा, हो गया तेरा, हो गया तेरा, हो गया। ऐसे काम करते हैं। और जब वो 8 सेकंड के लिए कुछ काम कर रही है, कोई मतलब एपीआई है या कोई भी चीज है, वो 8 सेकंड के लिए कोई काम कर रही है, तो जो प्रोमिस की स्टेट रहेगी वो रहेगी पेंडिंग। और वो पेंडिंग स्टेट एज सच तुम्हें नॉर्मल दिख ही जाएगी। जब तुम एपीआई कॉल करोगे ना 99% ऑफ द टाइम वो स्टेट क्या बताएगा, पेंडिंग बताएगा। मेरे साथ हुआ है और मैं हमेशा ये सोचता था यार पेंडिंग क्यों बता रहा है, पेंडिंग क्यों बता रहा है, आया क्यों नहीं, आया क्यों नहीं, आएगा भी नहीं वो। उसके बारे में हम आगे बात करें। ठीक है, लास्ट चीज है क्या, प्रोमिस चेनिंग। प्रोमिस चेनिंग कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, थोड़ा सा मैं इसमें डाउट में क्यों हूँ। तुमने कॉल बैक हेल ऊपर ऊपर से पढ़ लिया। कॉल बैक हेल क्या होता है कि एक काम हो जाएगा, देन हम एग्जीक्यूट करेंगे दूसरा काम, फिर हम एक और फंक्शन के अंदर ही एक और फंक्शन पास कर देंगे तीसरा, फिर उस फंक्शन के आर्गुमेंट में एक और पास कर देंगे चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे ऐसे काम होंगे। सेम एज प्रोमिस चेनिंग। थोड़ा सा बता देता हूँ कि मान लो यहाँ डॉट देन लिखा हुआ था, तो डॉट देन मेरे को लगता नहीं है अभी इतने अच्छी तरह से समझ आया होगा क्योंकि हमने एक बार ऊपर ऊपर से पढ़ा है। ठीक है, बट फिर भी मेरा काम है बताना तो मैं एक बार बता देता हूँ। ठीक है, डॉट देन, अगर मान लो ये रिस्पॉन्स आ गया डॉट देन
और ये वाली वैल्यू एग्जीक्यूट हो गई, बाय एनी चांस ये वाली वैल्यू एग्जीक्यूट होगी, इसके बाद भी मैं डॉट देन लगा सकता हूँ। और मैं कह सकता हूँ इसके अंदर भी कि भैया एक आएगा रिजोल्व फंक्शन, या फिर डायरेक्ट एक फंक्शन पास कर देते हैं कॉल बैक, रुक जाओ पास करके दिखा भी देता हूँ। और इसके अंदर मैं बेसिकली कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। हाँ भाई, हाँ भाई, आ गया स्वाद, आ गया स्वाद। तो ऐसे तुम एक नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, कितने भी डॉट देन, अब ये भी मान लो सही से एग्जीक्यूट हो जाता है, तो इसके बाद भी तुम क्या करते हो, डॉट देन लगा देते हो। भैया अगर ये भी सही से एग्जीक्यूट हो गया तो एक और फंक्शन बना दो, सेम एज कॉल बैक हेल। बट कॉल बैक हेल जो है वो समझने में डिफिकल्ट पड़ता है, डॉट देन हमें समझने में आसान पड़ता है। कॉल बैक हेल अगर तुम जाके देखोगे तो वो इतना अच्छा तरीका नहीं है किसी भी चीज को लिखने का कि ये हो गया, ये हो गया, फिर ये फंक्शन बना, फिर ये बना, फिर ये बना। इससे अच्छा डॉट देन कि भैया ये काम हो रहा है, अगर ये पूरा हो जाता है तो उसके बाद ये वाला काम होगा, इसलिए डॉट देन का यूज किया है। सेम, बिल्कुल सेम वो रहेगा, एज सच कोई दिक्कत भी नहीं आने वाली। ठीक है, एज सच कोई दिक्कत भी नहीं आनी। कसम इज नॉट डिफाइंड, कसम मैंने कहीं यूज कर रखा होगा, अच्छा कसम डॉट देन, तो कसम हमें बनाना पड़ेगा कि कसम बना नहीं हुआ, सेट टाइम आउट को हटाना पड़ेगा और कसम को बनाना पड़ेगा। इसको यहाँ से हटा देते हैं और इसको यहाँ से हटा देते हैं, सेट टाइम आउट इसको हटा देते हैं और यहाँ पे कसम लिख देते हैं, लेट कसम की एसएम कसम इक्वल टू, एरर नहीं आना चाहिए प्रोग्राम में, बेशक वार्निंग आ जाए, बेशक वार्निंग आ जाए। ठीक है, तो बेसिकली हमने यहाँ समझ लिया है कि क्या क्या हो चुका है और क्या क्या नहीं हो चुका। एक बेसिक ओवरव्यू हमने जान लिया है कि डॉट देन डॉट कैच क्या होता है, हमने ये भी जान लिया कॉल बैक हेल क्या होता है, हमने ये भी जान लिया डॉट देन कैसे काम करता है, हमने और क्या जान लिया, हमने और जान लिया कॉल स्टैक कैसे काम करता है, उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन देख ली, जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है ये देख लिया। आज की क्लास बेसिकली तो यही थी। अभी आज की क्लास में अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आया तो वो आप मेरे से पूछ सकते हो, उसके बाद मैं तुम्हें 2-4 और मोटी-मोटी चीजें वो और बताने वाला हूँ। तो जिसके एक बार अभी तक क्लियर है एक बार वो हैंड रेज कर दे। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक बार मैं अब रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।